चाहे वो लेवल 1 का एग्ज़ाम हो चाहे लेवल 2 का एग्ज़ाम हो, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं जो न्यूज़ अपडेट से रिलेटेड होते हैं, जर्नल से। अगर आप ICAI प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टेस्ट के साइट पर जाइएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है 13 से 15 के बीच, उस एग्ज़ाम में न्यूज अपडेट्स जो आएंगे वो जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 के जर्नल से रिलेटेड होंगे। तो जो न्यूज़ अपडेट्स जनवरी 2021 से रिलेटेड है, जो न्यूज़ अपडेट जनवरी 2021 है, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम सारे जो अपडेट्स में दिया हुआ है सारा इसमें कवर किया गया है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों मंथ का मैंने कवर कर लिया है। तो क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें जो अपडेट्स है उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि क्या RTGS फैसिलिटी बैंक्स में 24/7 अवेलेबल होगा। इज RTGS फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर 24/7 इन द बैंक्स। हाँ, पहले RTGS फैसिलिटी लिमिटेड बिजनेस आवर्स के लिए ही अवेलेबल था बैंक्स में, लेकिन 14 दिसंबर 2020 से RTGS फैसिलिटी बैंक में 24/7 जैसे UPI फैसिलिटी अवेलेबल रहता है, वैसे ही RTGS फैसिलिटी भी अवेलेबल होगा दिसंबर 14 2020 से। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन इज द फर्स्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च्ड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड व्हेन इट इज लॉन्च्ड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कमोडिटी में भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च कर दिया है। अब तक शेयर में ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, इक्विटी में ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, कमोडिटी में नहीं होते थे। लेकिन कमोडिटी में पहला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट NSE लॉन्च कर चुका है और उसका नाम है क्रूड डॉक्यूमेंटेड सोयाबीन ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट को ये लॉन्च किया गया था 1 दिसंबर 2020 को। तो क्या नाम है? क्रूड डिगम्ड सोयाबीन ऑयल CDSO फ्यूचर ऑन दिसंबर 1 2020। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी करेंट रिक्वायरमेंट क्या है इक्विटी डायल्यूशन का टू द पब्लिक ऑफ ए कंपनी हु इशू IPO दैट हैव मोर देन 4,000 करोड़ ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। इससे पहले क्या है कि अगर कोई भी कंपनी IPO लाता है और IPO के बाद, उस IPO के बाद कंपनी का पोस्ट इशू कैपिटल अगर 4,000 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो बोला जाता है कि आपको 10% इक्विटी स्टेक को डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट करना पड़ेगा मतलब अगर प्रोमोटर के पास है तो आपको उसको पब्लिक को देना पड़ेगा। अगर किसी प्राइवेट इन्वेस्टर के पास है तो उसको पब्लिक को बेचना पड़ेगा। तो आपको बेचना पड़ेगा, लेकिन सेबी इसको कट डाउन करने की कोशिश कर रहा है इस रेट को, क्योंकि इस रेट से क्या होता है प्रोमोटर के शेयर स्टेक में न चाहते हुए भी डाइल्यूशन हो जाता है, या जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उनका न चाहते हुए भी डाइल्यूशन हो जाता है। इसलिए इसको सेबी सोच रहा है कि कट डाउन किया जाए। अभी 5% रिकमेंड किया गया है, लेकिन अभी किया गया है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। लेकिन अगर करेंट रिक्वायरमेंट का बात करें तो करेंट रिक्वायरमेंट 10% ही है। तो क्वेश्चन आएगा कि करेंट रिक्वायरमेंट क्या है इक्विटी डाइल्यूशन का टू द पब्लिक ऑफ ए कंपनी जो IPO इशू करता है जिसका 4,000 करोड़ से ज़्यादा पोस्ट इशू कैपिटल हो जाएगा। तो अभी का रिक्वायरमेंट ओनली 10% है। सेबी इसको कंसिडर कर रहा है कट डाउन करने के लिए। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड को लेकर। म्यूचुअल फंड को लेकर कुछ दिन पहले एक सर्कुलर आया था कि म्यूचुअल फंड को मल्टी कैप फंड बनाना है। अब मतलब कि अगर म्यूचुअल फंड को इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो आप इस सारी पैसा इक्विटी का आप कैटेगराइज कर दिया गया कि 25% आपको मिड कैप में डालना पड़ेगा, 25% स्मॉल कैप में डालना पड़ेगा और बाकी आप कहीं भी डालिए लार्ज कैप या। तो ये बना दिया गया था, लेकिन उससे क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज स्मॉल कैप में अगर इतना पैसा जाएगा, स्मॉल कैप में जो कंपनी अच्छी नहीं भी है तब भी हमको पैसा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इसके कारण म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा और हो सकता है कि इन्वेस्टर को लॉस हो जाए। इसलिए सेबी ने इसको रिलैक्सेशन दे दिया म्यूचुअल फंड्स को और इंट्रोड्यूस कर दिया फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फंड, इस फंड के तहत क्या है कि म्यूचुअल फंड्स को अब अपने कॉर्पस का 65% आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप मिड कैप में इन्वेस्ट करो, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप का आपका मन। म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से सोचेंगे। पहले
25% मैंडेटरी कर दिया था कि आपको मिड कैप स्मॉल कैप में 25% डालना ही है। अभी उस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फंड ला दिया गया है, जिसमें 65% कॉर्पस जो है म्यूचुअल फंड्स को इक्विटी में डालना है। एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा मैसेजिंग ऐप है भारत में जिन्होंने रिसेंटली अप्रूवल लिया है कि हम यूपीआई पेमेंट फैसिलिटी भी बनाएंगे। तो हमारा फेमस मैसेजिंग ऐप व्हाट्सअप, इन्होंने भारत में यूपीआई पेमेंट फैसिलिटी का अप्रूवल ले चुके हैं। और हाल ही में हम देखेंगे कि व्हाट्सअप के थ्रू हम गूगल पे कर पा मतलब जिस प्रकार से गूगल पे करते हैं वैसे ही आप व्हाट्सअप के थ्रू हम लोग पैसे को एक दूसरे को पेमेंट कर पाएंगे। अभी बहुत दिनों से क्या चलते आ रहा है, बहुत सारे फ्रॉड्स, प्रोमोटर फ्रॉड्स बढ़ते जा रहा है। हाल ही में एक केस हुआ था DHFL का, दीवान हाउसिंग फाइनेंस। उसके बाद उससे पहले विजय माल्या प्रोमोटर थे कंपनी के, दीवान DHFL में भी प्रोमोटर का, यस बैंक में भी प्रोमोटर का ही मामला था, लेकिन उसमें कुछ और भी था, प्रोमोटर का भी मामला था। उसके बाद तो प्रोमोटर फ्रॉड्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए सेबी ने सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया जाए जो प्रोमोटर फ्रॉड को ही स्पेशली चेक करेगा। तो इसके लिए सेबी ने एक डिपार्टमेंट बनाया और इस डिपार्टमेंट का नाम है कॉरपोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्या नाम है? कॉरपोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, CFID। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि किस बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल अर्ली वार्निंग सिस्टम डिप्लॉय किया है, ताकि जो बोरोवर की एक्टिविटी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। यहाँ तक कि बोरोवर का अगर न्यूज़ में मीडिया में कोई इन्फॉर्मेशन आता है वो भी बैंक को पता चल जाएगा। तो अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपके पीछे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिया जाएगा जो आपके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन बैंक को देगा। और ऐसा करने वाला पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल अर्ली वार्निंग सिस्टम हर एक बोरोवर एक्टिविटीज़ को देखने के लिए डिप्लॉय कर दिया है और इसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा बैंक को। यहाँ तक कि मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन आते हैं वो भी बैंक को प्रोवाइड किया जाएगा उस बोरोवर से रिलेटेड। दिसंबर में जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के लिए आरबीआई का जो MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, दिसंबर का जो मीटिंग आया उसमें रेपो रेट को 4% कर दिया गया और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% कर दिया गया, 3.35%। तो रेपो रेट 4%। तो अब समझ जाइए कि रेपो रेट आज भी यही है। फरवरी में भी एक मीटिंग हुआ था, आगे देखेंगे मार्च के जर्नल में है कि फरवरी में भी एक मीटिंग हुआ था, उसमें भी इस रेट को चेंज नहीं किया गया है। इसका मतलब आज भी यही रेट है, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। आप सबको पता होगा आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास, जो कि एक IAS है। न्यूज फरवरी 2021 के जो न्यूज अपडेट्स हैं उसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, तो कुछ भी न्यूज अपडेट्स फरवरी 2021 के लिए नहीं है, तो मौज हम लोग का फरवरी का पढ़ना ही नहीं है। मार्च का ये न्यूज अपडेट्स, और ये इंपॉर्टेंट है, मार्च के न्यूज अपडेट्स में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भारत इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ फॉरकास्ट को रेट को रिवाइज कर दिया है। हाँ दोस्तों, IMF ने 2021 में इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ फॉरकास्ट रेट को रिवाइज कर दिया है और ये भारत इंडिया पहला इकोनॉमी बन गया जो डबल डिजिट में ग्रोथ रेट 2021 में दिखाएगा। डैट इज़ द एस्टिमेटेड एट 11.5%। तो 11.5% एस्टिमेट किया गया है, ये डबल डिजिट ग्रोथ रेट दिखाएगा भारत 11.5%। बाकी कंट्री दूसरे नंबर पे चाइना है, मात्र 8.1% पर रह जाएगा, स्पेन 5.9% पर और फ्रांस 5.5% पे। तो ये 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने टॉप 4 में अपनी जगह बनाई है और भारत पहला ऐसा कंट्री है जो 11.5% के साथ टॉप पर बना हुआ है इन 2021 एज पर द फॉरकास्ट ऑफ द इंडियन मॉनेटरी फंड IMF। तो 11.5% भारत का, चाइना 8.1%, स्पेन का 5.9% और फ्रांस का 5.5%। 15th फाइनेंस कमीशन, 15वें वित्त मंत्रालय वित्त कमीशन के चेयरमैन कौन है? NKC नंद किशोर सिंह हमारे चेयरमैन हैं। 15th फाइनेंस कमीशन के नंद किशोर सिंह साहब ने 2 रिपोर्ट सबमिट किया था इस बार प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए। एक रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 का क्या हुआ और दूसरा हमारे अगले 5 साल का जो है उसका एक
ढांचा उन्होंने सबमिट किया। फाइनल रिपोर्ट बजट के दिन ही 1 फरवरी 2021 को तो 2 रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया। वर्ल्ड बैंक के जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स है, जीईपी, वर्ल्ड बैंक का जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स है, उसके अनुसार भारत का जो ग्लोबल आउटपुट, भारत का नहीं पूरे ग्लोबल का जो आउटपुट है वो ग्रो करेगा 4% से। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के वर्ल्ड बैंक का एक कमिटी है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जिन्होंने रेटिंग करता है कि ग्लोबल का आउटपुट क्या होगा। तो उसके अनुसार 2021 में ग्लोबल आउटपुट 4% से ग्रो करेगा। आरबीआई का जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसका मीटिंग हुआ था फरवरी 3 से 5 2021 में, उन्होंने डिसाइड किया कि रेपो रेट 4% ही रहेगा। रिवर्स रेपो रेट को भी उन्होंने चेंज नहीं किया, वहीं का वहीं रहा। गलत यहाँ लिखा गया रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। तो ये गलत हो गया है। हाँ, एक लास्ट पॉइंट छूट गया था। लास्ट पॉइंट ये था कि क्रिसिल ने भारत के जो जीडीपी, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके फॉरकास्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, मतलब कम कर दिया है। सितंबर में क्रिसिल का फॉरकास्ट था कि 9% रियल जीडीपी ग्रोथ होगा भारत में 2021 का। भारत का जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 9% होगा, वो फॉरकास्ट सितंबर में था 2021 के लिए। लेकिन उस फॉरकास्ट को क्रिसिल आपको पता होगा, क्रिसिल जो है एक रेटिंग एजेंसी है जो इकोनॉमी और कंपनीज का रेटिंग करता है। तो इसके ये रेटिंग पहले किया था कि 9% फॉरकास्ट ग्रोथ होगा जीडीपी का, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक में 9% होगा। लेकिन 2021 में इसको बोल लिया कि 9% ना होके अब 7.7% होगा। अब उनका जो है आज मार्च का जो फॉरकास्ट है वो बोल रहे हैं कि 2021 में मात्र 7.7% ही होगा, जो सितंबर में उन्होंने 9% बोला था। ओके, तो यहाँ होता है हम लोग का समाप्त।